ओके स्टूडेंट्स, तो आज का ये जो लेक्चर है ये बेसिक कैलकुलस पे है। और बेसिक कैलकुलस पे लेक्चर बनाने का पर्पज़ ये है कि जब आप टेंथ से अभी 11th में आए हैं, तो टेंथ से जब आप 11th में आते हैं तो आपने कैलकुलस का बिल्कुल आपको आइडिया नहीं होता, क्योंकि टेंथ तक उसका बिल्कुल कहीं कोई बात होती ही नहीं है। और जब आप 11th में आते हैं तो फिज़िक्स में मेनली, जैसे ही आप वेक्टर के बाद अगला चैप्टर शुरू करते हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत कैलकुलस का, डेरिवेटिव का, इंटीग्रेशन का इस्तेमाल होता है। तो ये एक ऐसी टर्म्स हैं जो फिज़िक्स के टीचर आपके यूज़ करेंगे, और अगर आपको आइडिया नहीं है तो थोड़ा आप इसमें, आपको थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है। तो ये लेक्चर बनाने का पर्पज़ ये है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं कैलकुलस के, उससे अवेयर करवाना। यहाँ पर मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर आप इसको बिल्कुल ये प्योर मैं मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बना रहा हूँ। जैसे मैं इसमें कुछ टर्म्स यूज़ करूँगा, फंक्शन, लिमिट्स, कैलकुलस का जो, उसमें हमारा पर्पज़ सिर्फ ये है कि आपको इस कॉन्सेप्ट से आइडिया मिल जाए। हो सकता है प्रॉपर मैथमेटिकल डेफिनेशन अभी मैं ना दूँ, उसके लिए मैं, मेरी अलग से जो वीडियोज़ होंगी फंक्शंस वगैरह की, वो आप देख सकते हैं उसमें, और प्रॉपर डिफाइन किया जाएगा। यहाँ पर आइडिया ये है कि आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट फंक्शंस का और डेरिवेटिव्स का मिले, ताकि आप उसका इस्तेमाल करके अपना फिज़िक्स में उसका इस्तेमाल कर पाएँ। चलिए, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट नाउ। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप बेसिक कैलकुलस को समझना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले समझना होगा द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन। कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन। सो नाउ व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन होता क्या है? फंक्शन को अगर हम सबसे सिंपल वे में डिफाइन करें तो इट इज़ ए रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इस तरीके से इसको डिफाइन कर देते हैं कि फंक्शन इज नथिंग बट इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। जब मैं कहता हूँ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स है फंक्शन, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास दो वेरिएबल्स होंगे और उनमें मैं एक रिलेशनशिप लिख रहा हूँगा। अब वेरिएबल दो हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है। मल्टी वेरिएबल फंक्शंस की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग दो वेरिएबल्स वाले फंक्शंस की बात करने वाले हैं। ठीक है, आइए इस तरीके की एक रिलेशनशिप जो ऑलरेडी हम लोगों ने देखी हुई है छोटी क्लासेस में, उसी को लिखते हैं। मान लीजिए मैं लिखता हूँ ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। एक बड़ा कॉमन सा फॉर्मूला है जो आप लोगों ने पढ़ा होगा टेंथ क्लास में भी। एरिया ऑफ ए सर्कल का ये फॉर्मूला होता है कि अगर आपके पास एक सर्कल है, उसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो उसके एरिया को निकालने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर ये जो आर होता है, दिस इज़ कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल, और उसका एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर अगर आप इस रिलेशनशिप को देखो, तो इसमें दो वेरिएबल्स हैं। एक वेरिएबल है आर और एक वेरिएबल है ए। सो दीज आर द टू वेरिएबल्स वी हैव। अब इन दोनों वेरिएबल्स में एक रिलेशनशिप है जो हमने डिफाइन करी है, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर से। मतलब एक वेरिएबल आर है, आप उसका स्क्वायर करो और पाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हमें मिल जाती है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई, जैसे आइए एक समझते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ रेडियस को आप 1 ले लीजिए, तो एरिया की वैल्यू पाई आ जाएगी। रेडियस को 2 ले लीजिए तो एरिया की वैल्यू 4 पाई आ जाएगी, एंड सो ऑन। ठीक है ना? सो दिस इज, वी कैन से दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए फंक्शन। और हम यहाँ ये कहते हैं कि एक वेरिएबल जो है वो दूसरे वेरिएबल का फंक्शन है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि आई कैन से दैट एरिया इज ए फंक्शन ऑफ, area is a function, area is a function of radius।
एरिया इज ए फंक्शन ऑफ रेडियस, ठीक है ना। तो रेडियस का फंक्शन हो जाएगा हमारा। आज थोड़े अलग अलग कलर के पेन्स यूज करूंगा। रेडियस, ठीक है ना। सो एरिया इज ए फंक्शन ऑफ रेडियस, यानी एरिया एक वेरिएबल, रेडियस दूसरा वेरिएबल, और एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का फंक्शन है, ठीक है। दैट इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल जो आप लोगों ने देखा हुआ है। और भी एक एग्जांपल है जो आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं। आइए फंक्शन में उसको देखते हैं। जैसे इफ आई राइट y इज इक्वल टू x प्लस 3, नाउ दिस इज द एग्जाम्पल। एक आपने 10th क्लास में इसका ग्राफ भी बनाया होगा, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व भी किया है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो यू हैव टू वेरिएबल, वन इज x एंड इज अदर इज y। ये दो वेरिएबल हैं। वेरिएबल मतलब नाम से ही पता लग रहा है वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो यहाँ एक x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है। अब हम कह सकते हैं यहाँ पर कि दिस इज ऑल्सो ए फंक्शन, क्योंकि एक रिलेशनशिप है दो वेरिएबल्स में कि अगर आप एक वेरिएबल में 3 ऐड कर दें तो आपको दूसरा वेरिएबल मिल जाता है। दिस इज ऑल्सो वन रिलेशनशिप। तो जब भी दो वेरिएबल्स हैं और उनमें एक रिलेशनशिप लिखी हुई है तो उसको हम फंक्शन कह सकते हैं। अगेन मैं जैसे बोल रहा हूँ यहाँ पर मैथमेटिक्स की जो प्रॉपर डेफिनेशन है फंक्शन की उसको नहीं बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पर्पज़ वो नहीं है फंक्शन को डिस्कस करने का। यहाँ ये है कि आपको बेसिक कैलकुलस के कॉन्सेप्ट से अवेयर कराया जा सके, ठीक है। एग्जैक्ट डेफिनेशन फंक्शंस की मेरे बाकी दूसरे लेक्चर्स में आपको मिल जाएगी। ओके, तो अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि y इज ए फंक्शन ऑफ x, और शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे भी लिख सकते हैं y, इस पूरी लाइन को लिखने की जगह y इज इक्वल टू f(x). y इज ए फंक्शन ऑफ x, और वो कैसे डिफाइन है वो फंक्शन, वो ऐसे डिफाइंड है कि y इक्वल टू x प्लस 3 है, ठीक है। तो ये एक फॉर्म है। इस जब भी इस तरीके से लिखा हुआ है इसका मतलब हम ये कहते हैं कि y इज ए फंक्शन ऑफ x। x एक वेरिएबल है, y एक दूसरा वेरिएबल है। x वेरिएबल, अब ये फंक्शन क्या है इसको हमें डिफाइन करना पड़ता है। जैसे यहाँ ये डिफाइन है ये फंक्शन कि y जो है वो x प्लस 3 के बराबर है। y इज इक्वल टू x प्लस 3। ऐसी फंक्शन आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं y इज इक्वल टू लॉग विद बेस bx। तो इस तरीके से हम अलग अलग फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दो वेरिएबल्स हैं, एक x है और एक y है, और हम दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप लिखते हैं। जो दो वेरिएबल्स होते हैं इनमें से एक वेरिएबल को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक को कहा जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो जब भी हम कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं तो एक जो दो वेरिएबल्स हैं उसमें से एक को नाम दिया जाता है इंडिपेंडेंट और दूसरे को कहा जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या हैं? जैसे मैंने एक फंक्शन लिखा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो अब इसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक x है और एक y है। तो एक को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट, जो जिसको हम वैल्यू सप्लाई कर रहे हैं, और दूसरे की जो वैल्यू मिल रही है दूसरे वेरिएबल की उसको डिपेंडेंट कह देते हैं, ठीक है। और एक कन्वेंशन है जनरली फंक्शंस में, मैथ्स में हम यूज़ करते हैं कि एक x को जनरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को डिपेंडेंट लिया जाता है। तो x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए यूज़ किया जाता है और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए यूज़ किया जाता है। तो y वेरिएबल की वैल्यू x पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। जस्ट कन्वेंशन उल्टा हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
मतलब ऐसा भी हो सकता है कि x इज ए फंक्शन ऑफ y हो जाए, वहाँ x डिपेंडेंट हो जाए और y इंडिपेंडेंट हो जाए, सब पॉसिबल है, बट इट जस्ट ए कन्वेंशन, वो आपको बताएगा। जैसे अगर मैं लिखता हूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, अब नाउ दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए फंक्शन, एक फंक्शन का एग्जाम्पल हो गया, और इसमें y जो है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, x हो गया, और ये रिलेशनशिप हो गई जिसके थ्रू ये जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो ये जो मैंने लिखा है ना y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, ये एक जर्नल बात हो गई कि y x का फंक्शन है, लेकिन वो फंक्शन डिफाइन कैसे, ये f है क्या, वो यहाँ पर हमें डिफाइन करना पड़ता है। जैसे यहाँ f का मतलब ये है कि जो x वेरिएबल है उसका स्क्वायर करके 5 ऐड कर दो। इसी तरीके से किसी और फंक्शन में इस f का मतलब हो सकता है 5x माइनस 3, कि आप उसमें 5 से मल्टीप्लाई करके उसमें से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। किसी फंक्शन में ऐसा भी हो सकता है कि जो भी y इज इक्वल टू साइन ऑफ x, मतलब आप जो भी वेरिएबल है उसका साइन लेकर जो वैल्यू है वो y बोल दीजिए। तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शन, ये फंक्शन होता है। तो बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए फंक्शन। अब इसी में दो टर्म्स आती हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, एक बोला जाता है डोमेन ऑफ ए फंक्शन और एक होता है रेंज ऑफ ए फंक्शन, ठीक है, डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन ऑफ ए फंक्शन, डोमेन ऑफ ए फंक्शन का मतलब ये है, डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन का मतलब ये है कि सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, या हम सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, बड़ा सिंपल सी डेफिनेशन है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, वेरिएबल एक्स जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसकी वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच y इज डिफाइंड। बस ये डेफिनेशन होती है डोमेन की, कि सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द वैल्यू ऑफ y इज डिफाइंड। बस और ठीक लिख लेते हैं, ओके, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द वैल्यू ऑफ y इज डिफाइंड, मतलब वो x की वैल्यूज जिनको रखने पर y की हमें कोई ना कोई वैल्यू, डिफाइंड वैल्यू मिल जाती है, उन सभी वैल्यूज को हम कहते हैं, उनका जो सेट होगा उसको हम कहते हैं डोमेन ऑफ ए फंक्शन, ठीक है। आइए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ एक y इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2। अब मैं आपसे कहूँ कि इसकी डोमेन बताइए फंक्शन की, मान लीजिए फंक्शन है, इसकी डोमेन बताइए। तो अब डोमेन का मतलब यहाँ पर ये है कि वो x की वैल्यूज़ को पता करना जिनको रखने पर y डिफाइंड हो। अब आप लोग जानते हैं कि हम कोई भी ऐसी x की वैल्यू नहीं दे सकते जो डिनोमिनेटर को ज़ीरो बना दे, डिनोमिनेटर को। अब डिनोमिनेटर को कौन कौन ज़ीरो बना सकता है, बेसिकली हमारे को यहाँ पर ये इंश्योर करना है कि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाता है तो अनडिफाइंड हो जाती हैं चीज़ें, तो y अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि x शुड नॉट बी 1 और x शुड नॉट बी इक्वल टू 2। तो अगर कोई मुझे कहेगा इसकी डोमेन क्या है, तो हम कहेंगे x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, बस 1 और 2 मत लेना। तो 1, 2 करली ब्रेसेस में डाल के सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ इसका मतलब ये हो गया कि हम कह रहे हैं कि हम वी कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ x एक्सेप्ट 1 and 2, दैट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। तो वो x की वैल्यूज जिनको रखने पर y की कोई डिफाइंड वैल्यू आ जाए, y डिफाइंड हो, उसको हम फंक्शन की डोमेन कहते हैं। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। अब देखिए
जनरली मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं इस तरीके से बोलता हूँ कि अगर आपको डोमेन के बारे में बात करनी है तो 3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। फर्स्ट, अंडर रूट डिनोमिनेटर बनाइए और यहाँ लिख दीजिए आई कैन नॉट बी 0। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर में चीज़ पड़ी हुई है वो कह रही है कि आई कैन नॉट बी 0, मैं 0 नहीं बन सकती। तो एक तो डोमेन को निकालते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी डिनोमिनेटर को 0 बना रहा हो उसको हमें नहीं लेना है। सेकेंड, दूसरा ये कि एक अंडर रूट बनाइए और आप ये लिख दीजिए कि अगर अंडर रूट है, अंडर रूट एक मैं एक पर्टिकुलर केस ले रहा हूँ, वैसे 4th रूट 6th रूट में भी ऐसा हो सकता है। आई कैन नॉट बी नेगेटिव, मैं नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब अंडर रूट के अंदर वाली चीज़ नेगेटिव नहीं हो सकती। और एक तीसरी बात और होती है जो अभी टेक केयर नहीं करूँगा, बट डोमेन जब हम 12th में पढ़ाते हैं बच्चों को तो उस वक्त डिस्कस किया जाता है। वो ये होता है कि टेक केयर ऑफ डोमेन ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन। ये मैं लिख रहा हूँ बट इसका डिस्कशन अभी नहीं करेंगे, बीच बीच में जब आगे की बात होगी तो करवा दूंगा, क्योंकि अभी इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। अभी मैं जो आपको सिखाना चाहता हूँ उसका मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि जब भी हम डोमेन निकालें तो इन पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है कि डिनोमिनेटर कभी 0 ना बने, अंडर रूट के अंदर कभी नेगेटिव ना आए, और ऑफ कोर्स जो भी एलिमेंट्री डिस्कशन लिख दिया मैंने गलती से, इसको हटा दीजिए, एलिमेंट्री फंक्शन है ये। एलिमेंट्री फंक्शंस जो हैं उनकी जो डोमेन है उसको टेक केयर किया जाए। तो अगर हम ये पॉइंट्स को टेक केयर कर लें तो हम फंक्शन की डोमेन निकाल सकते हैं। तो जो पहला वाला है वो तो मैंने उसका एक एग्जांपल अभी आप जो लिया था, आइए अभी मैं सेकंड वाले का बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूँ कि एक क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन ऑफ, एक फंक्शन दे देते हैं ऐसे, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x-1 x-2। ठीक है, अब मुझे इसको करना है तो बस सिंपल है, एक लाइन खींचिए और अब आपको देखिए क्या दिखाना है कि भाई अंडर रूट आ गया है। अंडर रूट के अंदर जो भी चीज़ रहती है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। अभी इसको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम ये समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों होगा। तो हम लोग कहते हैं कि x-1 x-2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब हमने अभी सीखा था कि अंडर रूट के अंदर वाली चीज़ कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो मतलब या तो 0 हो या 0 से बड़ी हो। और इसका सॉल्यूशन निकालना हमें आता है, जिन लोगों ने मेरे पुराने लेक्चर देखे हैं तो साइंस स्कीम में ये पढ़ाया गया था। तो बड़ा सिंपल होता है, 1 2 प्लस माइनस प्लस। अब मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप इसके सॉल्यूशन जानते हैं, तो आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ to 1 यूनियन 2 to इनफाइनाइट। ये आ जाएगा, राइट। सो दैट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो डोमेन निकालना है, तो डोमेन का मतलब यही है कि वो x की वैल्यू को पता करना जिस पर फंक्शन डिफाइंड हो, यानी fx या y, fx लिखा होगा या y लिखा होगा, ये डिफाइंड हो, मतलब इसकी वैल्यू नहीं मिल पाए। तो अगर मैंने 1 और 2 के बीच का कोई नंबर रखा तो मुझे ये अनडिफाइंड आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, तो इसलिए उस वैल्यू को नहीं लेना। तो ये मेरी डोमेन हो जाएगी। एक एलिमेंट्री फंक्शन का भी एग्जांपल लेता हूँ। जैसे सपोज कि जो मैं उसमें बोल रहा था, जैसे ये क्वेश्चन ही आ जाए, y इज इक्वल टू log बेस 2 x-1। अब मुझे कहा जाए फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो आप कहोगे सर इसमें ना तो अंडर रूट है ना डिनोमिनेटर है, तो इसकी डोमेन में क्या देखना है? इसकी डोमेन में ये देखना है, आपको याद होगा जब लॉग पढ़ाया गया था तो आपको बताया था कि जब भी लॉग लिखा रहता है
log a to the base b, तो ये जो क्वांटिटी है a, दिस हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तभी लॉग डिफाइंड होगा। याद होगा आपको। तो अब इस हिसाब से चलें, तो अगर मुझे इस लॉग को डिफाइन होना है तो ये जो x-1 है इसको 0 से बड़ा होना पड़ेगा। तो योर x-1 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 1 से ज़्यादा आ जाएगी और यही हमारी डोमेन हो जाएगी 1 से इन्फिनिटी। तो यहाँ पर हमने कोई अंडर रूट, कोई डिनोमिनेटर नहीं था, यहाँ पर ये चीज़ थी कि भाई दिस हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0। ठीक। तो ये 3 एग्जाम्पल मैंने छोटे छोटे लिए जिसमें मैंने ये बताने की कोशिश करी कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फंक्शन एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डोमेन ऑफ ए फंक्शन। डोमेन का मतलब क्या है और फंक्शन का मतलब क्या है। ठीक है, ये जो डोमेन निकालने की बात है, तो हम इसमें फंक्शंस और बहुत सारे एलिमेंट्री फंक्शन सीखते हैं आगे चल के और उनकी डोमेन को निकालते हैं। बट अगेन फिर मैं वही बोलूँगा, बहुत बेसिक लेवल से हम लोग सीख रहे हैं, हमें इस मोमेंट पे कंप्लीट फंक्शन को स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। डोमेन निकालना, रेंज निकालना, वो सब अभी हमारा पर्पज़ नहीं है। यहाँ पर सिर्फ पर्पज़ ये है कि आपको बेसिक फंक्शन का एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और फिर आप उसके बाद इसका इस्तेमाल आप डेरिवेटिव्स वगैरह में जब जो आपको सिखाना है उसमें हम इसको कर पाएँ। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही करूँगा, अगली क्लास में इसी को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।